हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के बारे में, और ये हमारी फर्स्ट यूनिट की सेकंड वीडियो है, मतलब कहीं तो ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था क्रूड ड्रग्स के बारे में, और हमने उसकी स्टडी की थी कि क्रूड ड्रग्स होते क्या हैं। हमने जाना था कि क्रूड ड्रग्स एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, और हमने उसके वर्क्स जाने थे या उसकी एप्लीकेशन जानी थी, मतलब कि वो वर्क करता है, जैसे वो ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में और डायग्नोसिस में यूज होती थी। तो क्रूड ड्रग्स की जो हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी के बारे में, तो इसमें हम जानेंगे किसी भी क्रूड ड्रग्स की स्टडी को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक जब स्टडी करते हैं तो उस टर्म को हम फार्माकोग्नोस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोस्टिक जो वर्ड है, जो टर्म है, वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो भी फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी की जाती है किसी भी क्रूड ड्रग्स की, वो कुछ टर्म्स के अंडर में होती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑफिशियल टाइटल, सिनोनिम्स और वर्नाकुलर नेम्स। तो मतलब जब भी आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। आपने यूपी में देखा तो किसी भी क्रूड ड्रग्स हो गई या फिर कोई भी हो गया, तो उसका जो नाम होता है यहाँ पे अलग होता है, और बिहार में चले गए या फिर किसी अदर स्टेट में चले गए तो वहाँ पे अलग होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हल्दी का, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक, और हिंदी में बोलते हैं हल्दी, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सैफरॉन, और संस्कृत में भी कुछ बोलते हैं वो, ठीक है, वो मैं आपको कमेंट करके पिन कर दूंगा। बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली, कि जो हमारी क्रूड ड्रग्स है वो किसी एक बायोलॉजिकल सोर्स होगा, उसकी कोई फैमिली भी होगी, ठीक है। तो जो आप जानते हैं कि जो हल्दी होती है उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो करक्यूमा लोंगा होता है, ठीक है। और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है जिंजे बर्सिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब ये कैसे पता लगा इसके बारे में, तो हम इस पॉइंट के अंदर इसको बात करते हैं। तो मतलब इसमें हम उस पॉइंट की स्टडी करते हैं कि हमें कहाँ कब पता लगा कि ये एज ए मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूज कब से की जा रही है, तो इस पॉइंट के अंदर हम यही डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट एंड कॉमर्स इन क्रूड ड्रग्स, ठीक है। देखो, कोई भी कल्टीवेशन होता है, हम सेकंड यूनिट में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कल्टीवेशन क्या होता है, कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग्स की, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, बट अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोपेगेशन जो मेथड होता है वो कैसे करते हैं, सोइल कैसी चाहिए होती है, क्लाइमेट कैसा होता है, लाइट कैसी चाहिए होता है, टेम्परेचर कैसी होता है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि यदि कोई हम किसी भी फसल को लगा रहे हैं, या हमारी कोई भी क्रूड ड्रग्स है, या कोई फसल है, कोई भी खेती कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे वहाँ पे कलेक्शन, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग मेथड होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रोपेगेशन मेथड है, तो वो डिफरेंट होगा, हल्दी के लिए अलग होगा, और कोई अदर जैसे सीना हो गया उसके लिए अलग होगा, और हमारी जो दालचीनी होती है उसके लिए अलग होगा। और जो सोइल, देखो सबके लिए, जितनी भी हमारी क्रूड ड्रग्स हो गई या फिर हमारे जितने भी क्रॉप्स हो गए, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ही नहीं है कि यदि आपकी कोई एक की सोइल है तो वो एक ही सोइल में सारी क्रॉप्स जो है या फिर जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स है वो एक ही सोइल में हो जाएंगी। और डिफरेंट टाइप्स का हमारे क्लाइमेट भी ज़रूरत होती है, और लाइट और टेम्परेचर की भी। अब बात कर लेते हैं जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो है मॉर्फोलॉजिकल और मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। देखो, जब भी हम किसी क्रूड ड्रग्स को देखते हैं तो हमें एक साथ उसकी आइडेंटिफाई हो जाती है कि अच्छा ये हल्दी है, ये दालचीनी है, या कोई अदर्स जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स है, या भी कोई हमारा और भी कोई सब्सटेंसेस है। तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं, उसको हम कुछ ही, हाँ, हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे देखो कलर्स हो गया, या उसका ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, या फिर उसका सरफेस हो गया। जैसे आप हल्दी को देखो, जो हल्दी का बाहर का कलर होता है वो कुछ अलग होता है, बट जो अंदर का कलर होता है, जब हम हल्दी को तोड़ते हैं या फिर काटते हैं, उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, मतलब डार्क येलो। बट यदि उसकी बाहर की स्किन को देखें तो वो कुछ एजेस होती है, मतलब लाइट येलो हो गया फिर, या उसका कुछ डिफरेंट कलर होता है। ऑर्डर क्या हो गया, ठीक है। और टेस्ट, जो उसका टेस्ट होता है कुछ बिटर जैसा होता है, कभी टेस्ट करके देखना, और यदि आपने टेस्ट किया है तो कमेंट करके बताना। और साइज, ठीक है, कि कितने साइज, कितनी बड़ी, मतलब हल्दी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और शेप,
कि उसकी शेप कैसी है। वो ज़्यादातर जो हल्दी होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। और सरफेस माइक्रोस्कोपिक एंड और हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, तो इसके बारे में हमने कब से पढ़ना स्टार्ट किया कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, कब से हमने मेडिसिनल्स यूज किया, तो उसके बारे में हम इस पॉइंट के अंदर स्टडी करते हैं। और फिर हम इस पॉइंट में जानेंगे हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट के बारे में कि ऐसा कौन सा उस क्रूड ड्रग्स के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल या कौन सा एक्टिव केमिकल है जो कि अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू ड्रग्स में डिफरेंट डिफरेंट के एक्टिव केमिकल्स होंगे। यदि एक्टिव केमिकल नहीं है तो वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होगा वो शो नहीं करेगा। जैसे टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन करके है, और जो सीना है उसमें सेंसोसाइड्स करके होता है, ठीक है। और फिर 8 पॉइंट हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेराप्यूटिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशंस, मतलब कि उनके क्या एक्शंस हैं और जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनका यूज कर रहे हैं एज ए क्रूड ड्रग्स यूज नहीं कर रहे हैं, और भी उनके कोई एक्शंस हो सकते हैं, कुछ और के एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जैसे हम हल्दी को माने तो हल्दी को हम एक तो देखो मसाले जैसा भी यूज करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है हल्दी जैसी भी होती है। हमने लास्ट पॉइंट में भी देखा है, यहाँ पे देखो जो टर्मिक की होती है ना वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और जो शीना की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टर्मरिक है वो एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, एज ए मसाले या स्पाइसी यूज किया जाता है, और एज ए कलरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, और ठीक है, या प्रिपरेशंस के लिए और फॉर्मुलेशंस के भी यूज कर सकता है। फिर है कॉमर्शियल वेराइटीज, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एडल्ट ट्रेंड्स के बारे में। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में आप जानते होगे कि एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ को अपने दूसरे की जगह ले आना, उसी जैसे बंदे को जो कि उसके जैसा काम करता हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि आपके पास हल्दी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हल्दी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है करक्यूमा लोंगा। तो यदि आपके पास करक्यूमा जो लोंगा है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह करक्यूमा एमाडा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही काम करेगा। और फिर है एडल्ट ट्रेंड्स। एडल्ट ट्रेंड्स क्या होता है कि मतलब उसके अंदर कोई मेडिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। हल्दी के अंदर उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, बट हम उसके जैसा ही दिखने वाला एक सब्सटेंसेस लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक प्रॉपर्टीज नहीं होगी, मतलब उसके अंदर कोई भी एक्टिव केमिकल प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो हमारे पास एक तो है ब्लैक पेपर, ठीक है, हमारे पास एक तो ब्लैक पेपर है और हमारे पास पपाया के सीड है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ब्लैक पेपर है उसके पास तो अपनी एक्टिव जो केमिकल्स है वो तो उसके पास जो एक्टिव केमिकल्स हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज है, वो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। बट जो हमारे पपाया के सीड है उनके पास ना तो कोई एक्टिव केमिकल है और ना ही पास उनके पास कोई प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो बस वो उसके साथ मिक्स हो सकते हैं, उसके साथ जैसा दिख सकते हैं उसके जैसा, और उसके पास कोई अदर मैटर नहीं होता। और 10th पॉइंट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें हम बात करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी एंड प्योरिटी के बारे में, कि हमने जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स था उसकी क्या प्योरिटी है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो हमने लास्ट पॉइंट्स में भी कवर किया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हम कवर कर लेंगे कि आइडेंटिफिकेशन को, यदि आइडेंटिफिकेशन हमें पता नहीं होगा तो हम किसी भी क्रूड ड्रग्स के बारे में नहीं पता कर सकते कि वो कैसी दिख रही है, क्या है, ठीक है। और क्वालिटी, जब तक हमारे पास एक क्रूड ड्रग्स की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, जब तक हम किसी भी ड्रग्स का फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते। यदि फॉर्मुलेशन करते भी हैं तो कुछ ना कुछ हमारे डिसएडवांटेज वहाँ पर हो जाएंगे। और प्योरिटी हमारा देखो, किसी भी ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए प्योरिटी एक सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम प्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दें, ठीक है। और इस बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो फार्माकोग्नोसी का जो इतिहास है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो इसी बारे में हम देख लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी का जो हिस्ट्री है वो कैसे कैसे डेवलप हुई। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पहले टाइम में क्या होता था कि जो भी हमारे आदि मानव थे या और भी जो लोग थे, तो वो क्या करते थे कि फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, और वे क्या करते कि जो रैंडम प्लांट्स थे या फिर उनके जो पार्ट्स थे, फ्रूट्स वगैरह या पत्ती वगैरह थी, वो उनको खा लेते थे। मतलब यदि उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है तो वो उसको खाने के जैसा यूज कर लेते थे। बट यदि उनको वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि यार इसको खाने से मेरे को कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या फिर डिजीज हो रही है, या फिर
बंदा वो मर गया जो उसको खा रहा था, तो वो उसको खाना छोड़ देते थे या फिर उसको किसी और अदर मेथड में यूज कर लेते। जैसे सपोज दैट किसी को खाने से आपको डायरिया हो गया, मतलब आपको वोमिटिंग हो रही है, तो वो उसको ना वो सोच लेते थे कि इसके अंदर जहर है, मतलब जहर खाने के बाद ही तो हमको वोमिटिंग होती है। तो वो उसको, जब वो शिकार पे निकलते थे तो वो उसको रस को अपने तीरों पे लगा लेते थे, जिससे वो शिकार करने के लिए यूज हो गए। तो ऐसे ही हमारी जो जनरेशन थी, उनके बाद उनकी जनरेशन आई, उनकी जनरेशन के बाद उनकी जनरेशन, तो वो जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होती चली गई। जो भी फार्माकोगनोसी की या कोई भी जो हिस्ट्री है वो डेवलप होती चली गई, धीरे धीरे डेवलप हुई बट डेवलप होती चली गई। तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे इजिप्शियन रिकॉर्ड है, एंशिएंट ग्रीस और रोम का है, और इंडियन रिकॉर्ड्स भी हैं और चाइनीज रिकॉर्ड्स भी हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि हम अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि हमारा है द इजिप्शियन रिकॉर्ड्स के बारे में। इजिप्शियन जो रिकॉर्ड्स था वो कम से कम 3000 साल पुराना है। तो इसमें जो रिकॉर्ड था उसमें बताया गया था कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया था, जो कि इजिप्शियन टॉम्ब्स में फाउंड था। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन था वो हमें इजिप्शियन टॉम्ब्स में मिला था। तो इसमें कुछ इंक्लूड थे, जैसे कि हायरेटिक पेपेराई, इबेरस पेपेरस और जाइनिक कोलोजिक पेपेरस। तो जो इबेरस पेपेरस था उसमें कुल 110 पेज को स्क्रॉल किया गया था, जो कि 20 मीटर लंबे थे, और उनमें 811 प्रिस्क्रिप्शन थे और 700 ड्रग्स लिखी हुई थी, जिन ड्रग्स का यूज ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज के लिए किया गया। जो इबेरस पेपर्स थे उनका सबसे ओल्ड प्रिजर्व्ड मेडिकल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, एबर्स पेपर्स। फिर बात कर लेते हैं हम, सेकंड पॉइंट हमारा एंशियंट ग्रीस एंड रोम। इसमें जो होमर था वो सबसे एक ऐसा पहला सबसे सोर्स था ग्रीक मेडिकल नॉलेज का, जिसने इसको बताया, मतलब हिस्ट्री बताई या उसके और अदर मेथड बताए, ठीक है, जिसमें इसको एंशियंट ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिस में उसको डिस्क्राइब किया गया है। इलियड और ओडिसी टू एपिक पोएम्स थी, जिनके अंदर बताया गया था कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है इंजीज का वो कैसे किया जाता है। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इंजीज से रिलेटेड। इसके अंदर कम से कम 1000 प्लांट्स के बारे में बताया गया था, जो कि रोमन पीरियड के थे। और इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया था, जो कि ऑथर्स थे बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए उसके बाद, जो कि मतलब पूरे नहीं हो पाए थे। और मेडिसिनल प्लांट थे वो भी एंशिएंट पीरियड में किए गए कुछ यूज, ठीक है। तो हमारा जो, यदि हम चाइनीज रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें, तो जो हमारी हर्बल क्लासिक ड्रग्स के बारे में सबसे पहले चाइना ने पब्लिश किया, जो कि उसकी बुक का नाम था क्वीन डायनेस्टी में, जिसको आज के टाइम में कहा जाता है एग्रीकल्चर एम्पेरियस मैटेरिया मेडिका। तो चाइना ने क्या किया था, जो चाइनीज़ की ट्रेडिशनल मेडिसिनल थी वो सबसे अच्छी डेवलप थी उस टाइम की, है ना। और उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट चेंजेस भी किए गए टाइम टू टाइम। और जो इसकी रिकॉर्ड्स थे वो टोटली बेस्ड है किसके, प्लांट्स के बेस पे। टोटल जो प्रोडक्ट थे वो प्लांट्स के बेस पे थे। और उसने फिर एक वॉल्यूम भी रिलीज कर दिया था, पैन टेशियो कैंग माओ, जो कि 3000 पुराना था, ठीक है, मतलब 3000 BC में, ठीक है। तो जो मेडिसिनल एजेंट थे वो रेबर्ब, एम्पेड्रा और पोमेग्रेंट, ठीक है, ये कुछ मेडिसिनल एजेंट थे, ठीक है। और एक मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन जो एक मॉडर्न, है ना, जो मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन था, मतलब मेडिसिन चाइनीज़ का मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन वो था, रिलीज़ किया गया था 1977 में, जो कि था चाइनीज मैटेरिया मेडिका, ठीक है। मतलब चाइनीज़ का जो प्रिस्क्रिप्शन था, जो कि टोटली रेफरेंसफुल था, एक कंप्लीट रेफरेंसफुल चाइनीज मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन जो रिलीज किया गया था मॉडर्न डे इनक्लोपेडिया का चाइनीज मैटेरिया मेडिका पब्लिश्ड, जो चाइनीज मेडिका में पब्लिश किया गया था इन 1977 में। और इसमें बहुत सारी ड्रग्स थी, कम से कम 4800, जो कि टोटली प्लांट ओरिजिन थी, मतलब प्लांट से ही ऑब्टेन हो रही थी। इंडियन रिकॉर्ड्स में बात करें तो आयुर्वेदा पे हमारा सबसे बड़ा जो हर्ब्स थे या हर्बल्स थे वो आयुर्वेदा पे डिपेंड करते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो शायद 2000 साल पहले लिखा गया था, ठीक है, या 2000 साल पूरे हो गए या फिर 2000 साल पहले, हम इसको बोल सकते हैं इस टाइप से करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर्स एंड 3 माइनर टेक्स्ट्स। तो
अब आप कहेंगे कि यार 3 मेजर्स कौन कौन से हैं, तो 3 मेजर्स हैं, एक कर्क संहिता, सुश्रुता संहिता और अष्टांगा हरियम संहिता। तो 3 माइनर टेक्स्ट थे, वो थे सरंगंद्रा संहिता, भावो पराकाश संहिता और मदहावा निदानम संहिता। तो कर्क संहिता सबसे पुराना था, जिसके अंदर जो कि शायद 6 और 7 सेंचुरी के डेट थी उससे पहले की, और इसमें काफ़ी 1582 हर्ब्स के बारे में बताया गया था। और सुश्रुता संहिता जो था उसमें 600 हर्बल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, जो इसकी एक पूरी लिस्ट है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया गया था, जैसे सीसम ऑयल के बारे में, कैस्टर ऑयल्स के बारे में, जिंजर बेंजोइन के बारे में। गाइस अभी हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोगनोसी के बारे में, जिसमें हमने इजिप्शियन रिकॉर्ड्स के बारे में, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम्स के स्टडी के बारे में थोड़ी स्टडी की, चाइनीज़ रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ी स्टडी की और इंडियन रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ी स्टडी की। गाइस यदि आपको थोड़ा भी कुछ भी इसमें इशू हो तो आप हमको या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये एरर आ रहा है, तो हम आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे क्लियर करेंगे। तो हम बात करते हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में कि ये क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि क्या जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो किसकी क्या थी। तो जैसे चाइना, इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस के थे, तो वो इनकी कुछ एंशिएंट हिस्ट्री है। तो पेंटी साउथ है, जो पेंटी साउथ क्या था कि एक चैनंग करके थे, जो कि एक राइटर थे, उन्होंने पेंटे साउ लिखा था, जिसको अब का मतलब ओल्डेस्ट फार्माकोपिया कहा जाता है इस अर्थ का, जो कि 3000 BC का था, पेपेरस इबेरस। ठीक है, तो ये क्या था कि एक ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन इजिप्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि 700 ड्रग्स थी, क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया गया था, और 876 फॉर्मूलों के बारे में भी बताया गया था। तो जो पेपरस क्या होता है कि पेपरस एक ऐसा राइटिंग मटेरियल होता है जिसमें जो कि मेड मतलब बना होता है पेपरस प्लांट से, हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स जो होते हैं उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिन्होंने बताया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो आप किसका नाम बताओगे? हिप्पोक्रेट्स का। अब एरिस्टोटल के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया था स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में, और उनके रिकॉर्ड में 500 से ज़्यादा प्लांट्स थे, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं थियोफेरेट्स के बारे में, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, और स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, उन्होंने प्लांट किंगडम की स्टडी भी की थी। फिर है फेडिनस डिसोकोरिडेस करके थे, जिन्होंने डी मैटेरिया मेडिका थी, जिसमें 5 से ज़्यादा वॉल्यूम थे और 600 से ज़्यादा प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया था। फिर थे गैलन ने बताया था एक्सट्रैक्शन मेथड और गैलन सेल फार्मेसी। तो एक्सट्रैक्शन मेथड जितने भी, तो पहले क्या करते थे हम लोग कि जो भी हमारी कोई क्रूड ड्रग्स होती तो हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने उसको एक्सट्रैक्शन करने का मेथड दिया, और उसको उन्हीं की बेस पे हमारा गैलन सेल फार्मेसी का नाम पड़ा। और गैलन तो क्या थे कि जो हमारा जो एलोपैथी होता है उसका एक बेस माना जाता है। फिर बात करते हैं अर्ली मॉडर्न इरा के बारे में, जो कि 16 to 19 सेंचुरी के बीच का माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे थे कार्ल लाइनेस करके, जो कि जिन्होंने हमें बायोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। फिर थे हमारे J.A. स्मिथ करके, हमने इनको फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इन्होंने बताया था, इन्होंने अपनी एक बुक लेबर्स डर मैटेरिया मेडिका में फार्माकोगनोसी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद आए थे C.A. सैडलर्स, जिन्होंने एनालिटिका फार्माकोगनोस्टिका में इसका डिस्कस किया था, फार्माकोगनोसी का। और फिर थे फ्राइडिच सैटनर करके, जिन्होंने आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड, फर्स्ट एल्कोलाइड का किया था, जो कि मॉर्फिन थी, जिसको उस इरा में सबसे प्योर कंपाउंड माना गया था। क्योंकि इस टाइम तक हम किसी भी कंपाउंड को हम ये तो जान लेते थे कि अच्छा इससे हमें ये है, बट हम उस केमिकल कंपाउंड का पता नहीं लगा पाते थे कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है। तो जो हमारे फ्राइडरिच सैटनर थे, इन्होंने उसको भी कर दिया था। तो फर्स्ट एल्कोलाइड इन्होंने दिया था, बताया था उसके बारे में। फेलिक्स हॉफमैन थे, जिन्होंने
एस्पिरिन जो था तो सिंथेटिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था, जो एस्पिरिन को इन्होंने सिंथेसाइज किया था थ्रू द सैलिसिन। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था मॉडर्न इरा। तो इसमें हमारा फाइटोकेमिस्ट्री इवोल्व थे, जिसमें हमने और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किए क्रूड्रग्स के बारे में और उसकी डिस्कवरी की, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की, एनिमल्स की, जो कि हमें एनिमल्स से ड्रग्स मिल हैं उनके बारे में हमने डिस्कवरी की। मॉडर्न इरा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मोन्स वगैरह, विटामिन्स और इंसुलिन, पेनिसिलिन जो मिल हैं उनके बारे में हमने स्टडी की। और क्रोमेटोग्राफिक, जो कि आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा, और क्रोमेटोग्राफिक और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड के थ्रू हमने किया, HPLC के थ्रू, MS और TLC और NMR के थ्रू। यदि गाइज आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर हमने बात की बायोप्सी के बारे में, जो कि हाइपिनेटेड कंप्यूटर एडेड एनालिटिका टेक्निक्स के बारे में, जिसमें बताया गया था LS, MS, GL और MS के बारे में। गाइज यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपने यहाँ तक लास्ट तक यदि आ गए हैं वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना, और अपना एक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।